द पल्लवास चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, यानी कि पल्लवास चालुक्यास और पुलकेशिन की प्रशस्तियां। द पल्लवास एंड द चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड साउथ इंडिया में पल्लवास और चालुक्यास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and तुंगभद्रा। तो जो किंगडम था, पल्लवास का जो किंगडम था, वो उनका जो कैपिटल सिटी था, उनका कैपिटल कहाँ पे था? कांचीपुरम में था। ठीक है, तो कांचीपुरम की जो उनकी कैपिटल सिटी कांचीपुरम थी, उसके आसपास के रीजन से लेके कावेरी डेल्टा कावेरी डेल्टा तक इनका जो किंगडम था वो स्प्रेड था, फैला हुआ था। जबकि जो चालुक्यास थे, उनका जो किंगडम था वो कृष्णा रिवर जो थी, कृष्णा रिवर थी और तुंगभद्रा जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बीच में था। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कांचीपुरम दिख रहा है। ठीक है, तो कांचीपुरम इनकी क्या थी? कैपिटल सिटी थी, किसकी? पल्लवास की। यानी जो पल्लवा डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल सिटी क्या थी? कांचीपुरम। तो जो और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये है कृष्णा रिवर, सॉरी कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर का ये डेल्टा है। तो जो इनका पल्लवास का जो किंगडम था वो कहाँ से? कांचीपुरम के आसपास वाले रीजन से लेके कावेरी डेल्टा डेल्टा तक फैला हुआ था, स्प्रेड था। और जो चालुक्यास थे, चालुक्यास की कैपिटल कहाँ पे थी? उनकी कैपिटल सिटी ऐहोल। ऐहोल जो है उनकी कैपिटल सिटी थी। और उनका जो किंगडम था, उनका जो राज्य था, वो तुंगभद्रा रिवर से लेके कृष्णा रिवर के बीच का जो रायचूर डोब है, इसी पे सेंटर था। मतलब इसी के बीच वाला जो रीजन था वो चालुक्य डायनेस्टी जो थी उनका क्या था? किंगडम था। एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। जैसा कि हमने देखा, एहोल क्या था? चालुक्य जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल सिटी थी। तो एहोल जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर, और ये धीरे धीरे एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। यानी कि धीरे 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 क्या हुआ? रिलीजियस सेंटर बन गया विद अ नंबर ऑफ टेम्पल, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land. रेडेड मतलब आक्रमण करना। जो पल्लवास थे और जो चालुक्यास थे, ये फ्रिक्वेंटली क्या करते थे? एक दूसरे के लैंड पे क्या करते थे? आक्रमण करते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज, और स्पेशली ये कहाँ पे अटैक करते थे? स्पेशली ये कैपिटल सिटी पे अटैक करते थे। यानी कि जो पल्लवास थे वो पल्लवास चालुक्य की कैपिटल सिटी पे अटैक करते थे, और जो चालुक्य थे वो पल्लवा डायनेस्टी की जो कैपिटल सिटी थी उस पे आक्रमण करते थे। ठीक, यानी पल्लवास करते थे किस पे? एहोल पे। और जो चालुक्य थे वो करते थे किस पे? कांचीपुरम में, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग जो कैपिटल सिटी थी। ठीक है, यानी कि जो पल्लवास और चालुक्यास थे ये फ्रिक्वेंटली एक दूसरे की लैंड पे आक्रमण करते थे, और स्पेशली ये टारगेट करते थे कैपिटल सिटी को। ठीक है, क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस होती थी। प्रॉस्परस द सेंस की बहुत ही समृद्ध होती थी। ठीक है, एक हिसाब से आप मान लो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा होते थे, लोग बड़े-बड़े लोग वहाँ पे रहते थे। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा करके जो कहीं की भी गवर्नमेंट होती है, तो उनकी जो कैपिटल होती है ना वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती है। तो इसी वजह से वो उस टाइम में भी जो पल्लवास और चालुक्य थे वो एक दूसरे की कैपिटल सिटी पे क्या करते थे? आक्रमण करते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। तो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे बेस्ट नोन जो चालुक्य रूलर है वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति। हम उनके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कैसे जानते हैं? एक प्रशस्ति से जानते हैं। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जो कि उनके कोर्ट पोएट, उनके कोर्ट के जो पोएट थे जिनका नाम था रवि कीर्ति, उन्होंने इसको कंपोज किया था। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर। यह जो प्रशस्ति है जिसको कि रवि कीर्ति ने लिखा था, ये उनके एंसेस्टर के बारे में बताती है। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। इसमें उनके पूर्वज यानी कि उनके एंसेस्टर, खास तौर से उनकी जो पिछली 4 जनरेशन थी, उनके बारे में बताया गया है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से क्या था कि जो पुलकेशिन थे, वो उनको किंगडम जो था, जो उनको राज्य था, वो किसके मतलब किसके थ्रू मिला था? उनको जो है उनके अंकल के थ्रू मिला था। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनको जो किंगडम मिला था उसको उनके अंकल ने दिया था। According to Ravi Kirti के according, he led expedition along both the west and the east coast. एक्सपीडिशन मतलब सैनिक अभियान या मुहिम। ठीक है, तो रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे क्या किया? एक्सपीडिशन किया।
बिसाइड्स इसके अलावा ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, जैसा कि हमने देखा पुलकेशिन द्वितीय जो थे, जो हर्षवर्धन थे, अभी तो हमने थोड़ा-सा बात किया था कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम क्या हो रहा था, तो नॉर्थ इंडिया से जब जो हर्षवर्धन वहाँ पे एकदम फेमस थे। तो हर्षवर्धन जब साउथ इंडिया में बढ़ना चाहे, जैसे ही वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करना चाहे, यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ से जो नर्मदा रिवर थी, इसको जैसे ही वो क्रॉस करना चाहे कौन? हर्षवर्धन। तो उसको किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने उनको यहाँ पे हरा दिया, तो हर्षवर्धन इसके आगे नहीं बढ़ पाए। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम। एक इस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड है इस पोएम में, क्या कि हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस। द पोएट सेड दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। तो इसके बाद जैसे कि अभी जस्ट हमने बात किया, पोएट ने क्या बोला कि इस युद्ध के बाद, इस हार के बाद जो हर्ष थे, वे इसके बाद नो लॉन्गर हर्ष, इसके बाद वे हर्ष नहीं रहे। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टूक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। अब देखो पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन कौन सी डायनेस्टी थे? चालुक्य डायनेस्टी की से बिलोंग कर रहे थे। तो पुलकेशिन ने अब क्या किया, पल्लवा किंग पे भी आक्रमण कर दिया, उनके किंगडम पे भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसके बाद जिससे बचकर जो वहाँ के किंग थे, वो कहाँ पे शेल्टर लिए? कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या थी? कांचीपुरम जो थी कि पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल थी, तो कांचीपुरम में वॉल के पीछे जाके वे छुप गए। बट द चालुक्याज विक्ट्री वाज शॉर्ट लाइफ। बट जो चालुक्य की विक्ट्री थी, जो इनकी जीत थी ना, वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ थी, मतलब कुछ कम ही टाइम तक थी, कम टाइम के लिए थी। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्याज गिव इट टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टीज, जिसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 7 में पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि कांचीपुरम पहले तो क्या हुआ कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी, उन्होंने आक्रमण कर दिया किस पे? पल्लवा किंग की पल्लवा डायनेस्टी पे। तो पल्लवा डायनेस्टी का जो रूलर था, वो जाके कांचीपुरम के में वॉल के पीछे छिप जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो चालुक्य जीत जाते हैं, बट इनकी जो विक्ट्री थी ये कम पीरियड के लिए थी। अब क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो पल्लवा जो थे और जो चालुक्य थे, एक दूसरे से लगातार ये क्या करते थे? एक दूसरे की लैंड पे आक्रमण करते थे, लगातार ये क्या करते थे? आक्रमण करते थे। इससे क्या होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है, या उस टाइम पे अभी के टाइम में मान लो देश, उस टाइम पे मान लो कोई राजा, ठीक है, तो क्या होता है? रिसोर्सेस कम होते हैं, सैनिक, अभी के टाइम में अगर लड़ाई हो तो क्या होता है कि सैनिक कम हो जाते हैं, रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, तब कुछ देश की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगती है। तो उस टाइम पे भी यही था कि रिसोर्सेस कम होने लगे, सैनिक बहुत सारे सैनिक मारे जाने लगे। इससे क्या हुआ, उनका किंगडम जो था वो बहुत ज्यादा वीक होने लगा। तो इसी प्रकार अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पल्लवा चालुक्य थे, बहुत ये दोनों रूलर्स जो थे धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा वीक हो गए, जिसकी वजह से इनका खात्मा कर दिया गया किसके द्वारा? राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी द्वारा। यानी राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी ने इन्हें खत्म कर दिया। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर? आखिर में जो किंगडम थे, ये कैसे एडमिनिस्टर किए जाते थे? एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, जैसा कि हमने देखा था अर्लियर किंग्स के बारे में, अर्लियर किंग्स यानी कि पहले के राजा के बारे में, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। जैसा कि हमने किस केस में देखा था कि अर्लियर किंग्स में क्या था कि वो लैंड रेवेन्यू उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इन रूलर्स जो अभी के रूलर्स थे, इस पीरियड के टाइम के जो रूलर थे, उनके टाइम में भी लैंड रेवेन्यू अभी भी इंपॉर्टेंट था। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गांव था, जो विलेज था, वो एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक यूनिट था, ठीक है। यानी कि पहला लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट रहा, जो कि पहले अर्लियर किंग्स के केस में होता था। दूसरा कि एडमिनिस्टर का जो बेसिक यूनिट था, वो विलेज था, वो भी वैसे ही बना रहा। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। इसके अलावा बहुत सारे नए परिवर्तन हुए। किंग्स अडॉप्टेड, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु वर पावरफुल either economically or socially or because of their political and military strength। अडॉप्टेड मतलब अपनाना, नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब कई सारे स्टेप, टू विन द सपोर्ट मतलब सपोर्ट पाने के लिए, सपोर्ट जीतने के लिए। आप मेन हु आर पावरफुल, यानी कि जो पावरफुल होते थे, आइदर इकोनॉमिकली मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले, या जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। सोशली यानी कि सोसाइटी में जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिटेशन, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो और मिलिट्री इंस्टेंस हो। तो इसके बाद जो बहुत सारे चेंजेस हुए, उसमें क्या आता है दोस्तों, उसमें कि राजा ने, यानी किंग्स यानी कि राजाओं ने, ठीक है, तो राजाओं ने इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा थी, यानी कि जिनके पास इकोनॉमिकली पावर था, सोशली पावर था, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ था, उनका सपोर्ट जीतने के लिए बहुत सारे स्टेप्स अपनाए। एग्जाम्पल के लिए, अब उस स्टेप्स में क्या आता है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे राजा का कहीं ना कहीं था कि मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं, उनका सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम किसी भी किंगडम को जीत सकते हैं, अपना किंगडम आराम से चला सकते हैं।
तो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ रखने वाले लोगों को अपना लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स अपनाए। अब एग्जांपल के लिए सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मतलब होता है अनुवांशिक, अनुवांशिक यानी कि एक वंश के क्रम में, यानी कि अगर मान लो कोई अभी के टाइम में कोई कोई भी एक पर्सन है, उसको कोई एक पोस्ट है, ठीक है? ये पोस्ट ये पर्सन के बाद इसके बेटे को मिल जाएगा, यानी इसका जो वंश रहेगा वो देखेगा, उसके बाद इसके वंश को मिल जाएगा, इस हिसाब से होता था। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थे वो हेरिडिटरी बना दिए गए। इसका मतलब दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट, इसका मतलब ये था कि अब जो फादर का पोस्ट था उसको सन सक्सीड कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए दी पोएट हरिसेन वाज अ महादंड नायक आर चीफ जुडिशियल अफसर लाइक हिज फादर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो हरिसेन थे, हरिसेन क्या थे? पोएट थे। वे क्या थे? एक महादंड नायक थे। महादंड नायक का मतलब होता है चीफ जुडिशियल अफसर थे। क्योंकि ऐसा क्यों थे? क्योंकि उनके फादर भी चीफ जुडिशियल अफसर ही थे। यानी कि जो पोएट हरिसेन थे, हरिसेन, ऐसा पता चला प्रशस्ति से कि ये क्या थे? ये महादंड नायक थे, यानी कि जिसको चीफ जुडिशियल अफसर बोला जाता है। और इनके पिता भी यही थे, यानी कि पिता का पोस्ट अब किसने सक्सीड कर लिया? हरिसेन ने, उनके बेटे ने। समटाइम्स कभी-कभी क्या होता था, वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, कि एक पर्सन के पास बहुत सारे ऑफिसेस होते थे, यानी कि कई सारे ड्यूटी जो है एक ही अफसर करता था। एग्जाम्पल के लिए बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक हरिसेन वाज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड संदीप विग्रहिका मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक ही आदमी कई कार्य करता था, कभी-कभी ऐसा भी होता था। अब एग्जाम्पल के लिए जो ये हरिसेन थे, हरिसेन क्या थे? एक पोएट थे, पोएट के बाद क्या हमने देखा कि एक चीफ जुडिशियल अफसर थे, यानी कि महादंड नायक थे। इसके अलावा वो क्या थे? कि हरिसेन वाज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, को एक कुमार अमात्य थे जिसका मतलब होता है कि एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, और इसी के साथ-साथ ये क्या थे? संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिका का मतलब होता है कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है? यानी कि एक ही ये कौन-कौन से पोस्ट, यानी महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्य भी थे, उसके बाद संधि विग्रहिका भी थे। ठीक है? तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और संभवतः माना जाता है कि वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बोलबाला होता, से मतलब बोलबाला होता था। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, कभी कोई एक लोकल पर्सन हो या कोई एक पॉलिटिकल पर्सन हो, उसका क्या होता है, एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। बोलबाला द सेंस कि कुछ बोलता है तो लोग उसी के साथ चलते हैं। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, इम्पोर्टेंट मेन्स होते थे, प्रोबेबली उनका क्या होता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बोलबाला रहता था। दिस इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी आर चीफ बैंकर आर मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो अब बात आती है कि ये इम्पोर्टेंट मेन होते कौन थे? अब इम्पोर्टेंट मेन में आते थे जैसे कि नगर नगर श्रेष्ठी जो होता था, नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर जिसको बोलते थे, और मर्चेंट ऑफ द सिटी। ठीक है? इन इम्पोर्टेंट पर्सन में आते थे नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी। दी सार्थवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, यानी जो मर्चेंट कारावांस होता था, यानी कि जो मर्चेंट लोग का कारावांस जाता था, उसका जो लीडर होता था, उसका भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, बोलबाला होता था। और कौन आता तुम्हें? द प्रथम कुलिका आर द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास आर स्क्राइब्स। प्रथम कुलिक या चीफ क्राफ्टमैन तथा कायस्थ, कायस्थ यानी कि जो स्क्राइब्स होते थे। ठीक है? यानी कि जो हमने क्या देखा, इस चीज़ को समझना फिर से कि इसके अलावा क्या होता था कि जो इम्पोर्टेंट मैन होते थे, उनके प्रोबेबली क्या होता था, उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता था। अब बात आती है कि वो इम्पोर्टेंट मैन होते कौन थे? उनमें आते हैं नगर श्रेष्ठी, यानी जो चीफ बैंकर होते थे, मर्चेंट यानी कि चीफ बैंकर यानी कि जो मर्चेंट ऑफ सिटी, सिटी के जो मर्चेंट व्यापारी होते थे। उसके बाद आता जो मर्चेंट्स का कारावान जाता था, उनका उनका जो लीडर होता था, उनका बोलबाला रहता था। प्रथम कुलिका जो होते थे, यानी कि जो चीफ क्राफ्टमैन का जो चीफ होता था, उनका होता था। जो स्क्राइब्स, हेड ऑफ स्क्राइब्स होते थे। ठीक है? दीज़ पॉलिसीज़ वर रीज़नेबली इफेक्टिव, जो ये पॉलिसीज़ थी वो रीज़नेबली इफेक्टिव थी, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज़ पावरफुल मेन ग्रू स्ट्रांग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। रीज़नेबली मतलब काफ़ी हद तक। ठीक है? काफ़ी हद तक। तो रीज़नेबली क्या हुआ कि ये जो क्या होता था कि ये जो पॉलिसीज़ होती थी, ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव होती थी, बट शीघ्र ही या लेटर, सूनर या लेटर क्या होता था कि सम ऑफ दीज पावरफुल मेन ग्रो स्ट्रांग इनफ, यानी इन पावरफुल आदमी में से, पावरफुल मेंस में से, यानी कि यहाँ पे हम जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इनमें से कुछ पावरफुल मेन ऐसे थे कि जो समय के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग इनफ, यानी कि बहुत ज्यादा इनफ स्ट्रांग हो जाते थे, यानी कि राजा से उनको ज्यादा ताकतवर हो जाते थे, और वो अपना बाद में खुद का किंगडम जो है कि वो
सेटअप कर लेते थे, यानी कि राजा को मार देते थे, और राजा को हरा के पूरा राज्य जो था, जो किंगडम था, वो खुद हथिया लेते थे। न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नए टाइप की आर्मी। Like earlier rulers, some of these kings maintain a well-organized army with elephant chariots, cavalry, and foot soldiers. Chariots यानी कि रथ, कैवलरी यानी कि घुड़सवार, जो घुड़सवार सैनिक होते हैं। तो अर्लियर रूलर्स की तरह सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, अभी इनमें से कुछ जो राजा थे वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, जिसमें कि एलिफेंट होती थी, रथ होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, और फुट सोल्जर्स होते थे, यानी पैदल सेना। इसके अलावा देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। तो इसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स होते थे, जब राजा को जरूरत पड़ती थी तब उनको क्या करते थे, वो ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे, सेना प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब जो ये मिलिट्री लीडर्स जो होते थे दोस्तों, उनको रेगुलर सैलरीज राजा नहीं देता था, यानी कि जो राजा यहाँ पे राजा हो गया, ये किंग हो गया, ठीक है। अब किंग को जब जरूरत पड़ती थी, उनको मिलिट्री कौन प्रोवाइड करता था, मिलिट्री लीडर्स जो था, मिलिट्री लीडर्स इनको क्या प्रोवाइड करते थे, ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे जब उनको जरूरत होती थी। बट इसके बदले में जो राजा था, राजा जो था इनको ट्रूप्स तो देता था, इनको ट्रूप्स तो मिल जाता था राजा को, बट राजा इनको रेगुलर सैलरी पहले की तरह रेगुलर सैलरी नहीं देता था। इसके बजाय इंस्टेड, मतलब इसके बजाय सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनमें से कुछ को लैंड दे देता था, कुछ जमीन दे देता था, यानी कि जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, राजा इनको क्या करता था, पीस ऑफ लैंड कहीं पे इनको एक जमीन दे देता था। अब इस जमीन का क्या फायदा, अब आगे देखते हैं। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। अब क्या होता था, ये जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, ये क्या करते थे, ये जो इनको लैंड मिला है, इससे क्या करते थे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जो भी रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे, यानी किसी को दे देते थे खेती करने के लिए, वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कोई एरिया मान लो दे दिया राजा ने, अब इस एरिया का जो रेवेन्यू होगा, ये मिलिट्री लीडर्स कलेक्ट करेंगे, और इस रेवेन्यू से वो क्या करते थे, अपना सोल्जर्स, अपनी जो उनकी सोल्जर्स होते थे उनको सैलरी देते थे, पेड करते थे। और उसके अलावा हॉर्स प्रोवाइड इक्विपमेंट ऑफ फॉर वॉरफेयर, यानी जो भी घोड़े की जरूरत होती या कुछ भी इक्विपमेंट की जरूरत होती थी जो कि युद्ध के लिए जरूरी होता था, इसी इसी वाले रेवेन्यू से वो क्या करते थे, लेते थे। दीज मेन वर नोन एज सामंतास, इनको ये मैन जो सामंत के नाम से जाने जाते थे ये लोग। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब भी रूलर वीक होता था, सामंतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। जो सामंत होते थे, यानी कि जो मिलिट्री लीडर होते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, यानी कि राजा को खत्म करके वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि पहले के राजा की तरह अभी के राजा भी एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी रखते थे, मेंटेन करते थे, जिसमें कि एलिफेंट होती थी, कैवलरी होती थी, चैरियट्स होते थे, और फुट सोल्जर्स होते थे। बिसाइड इसके अलावा क्या होता था कि जो मिलिट्री, ये राजा जो होते थे, ये मिलिट्री लीडर्स को लीड करते रखते थे, यानी जब भी राजा को किसी ट्रूप की जरूरत होती थी, वो मिलिट्री लीडर्स को कांटेक्ट करता था, और मिलिट्री लीडर्स उसको ट्रूप प्रोवाइड करते थे, और उसके बदले में वो क्या ग्रांट ऑफ लैंड देता था राजा इनको, और इसी से वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बाकी अपनी जो भी आर्मी होती थी, जो भी सेना इसकी होती थी, उसको ट्रूप्स जो होती थी उसको पेड करता था। उसके बाद जो भी हॉर्स की जरूरत हुई, यानी कि जो भी वारफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो लेते थे, और जो भी मान लो हॉर्सेस, एलिफेंट, जो भी देखना, सब कुछ इसी से होता था। ठीक है। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, अब सदर्न किंगडम, जो सदर्न की राज्य थे, साउथ के जो राज्य थे, उसमें जो असेंबलीज होती, यानी जो सभाएं होती थी, उसके बारे में देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पलवाद मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। लोकल असेंबली का मतलब है कि स्थानीय सभा, स्थानीय असेंबली। ठीक है। तो जो पल्लव के जो ये मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनमें कई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की का भी चर्चा है। ठीक है, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन मिले, पल्लवा के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उनमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज का भी चर्चा दिया गया है, उसमें मेंशन है। दिस इंक्लूडेड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जिनमें जिसमें से कि एक जो ब्राह्मण लैंड ओनर होते थे, उनकी एक असेंबली होती थी, जिसको सभा बोला जाता था। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, अब बात आती है जो ये असेंबली थी, ये सब कमिटीज के थ्रू फंक्शन काम करती थी, विच लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो सभा होती थी उसमें क्या थे, ब्राह्मण लैंड ओनर की सभा होती थी, ब्राह्मण लैंड ओनर की सभा होती थी। अब ये ब्राह्मण लैंड ओनर क्या करते थे, ये सब कमेटी के थ्रू, जो सब कमेटी होती थी, सब कमेटी के थ्रू क्या करते थे, ये लुक आफ्टर करते थे, यानी देखभाल करते थे, किसका, इरिगेशन का काम करते थे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का देखभाल करते थे, रोड बनाते थे, और लोकल टेम्पल्स बनाते थे, किसके थ्रू, सब कमेटी के थ्रू। The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins। अब देखो भैया, ऐसा तो नहीं था ना कि हर जगह पे जो लैंड ओनर थे ब्राह्मण ही थे, कुछ तो ऐसे भी एरिया रहे होंगे साउथ इंडिया में जहाँ पे लैंड ओनर ब्राह्मण ना हो। तो वहां पे जो थी, वहां
उर नाम की असेंबली थी, उर। ठीक है? उर वाज़ ए विलेज असेंबली, उर भी एक विलेज असेंबली थी, जो कि उस एरिया में पाई जाती थी जहाँ पे लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड द नगरम वाज़ एन ऑर्गनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। अब नगरम क्या था? नगरम भी एक असेंबली था, एक ऑर्गेनाइजेशन था किसका? मर्चेंट्स का, व्यापारियों का। इट इज़ लाइकली दैट दीज़ असेंबलीज़ वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। इट इज़ लाइकली यानी कि संभवतः दैट दीज़ असेंबली, जो ये असेंबली थी यानी कि नगरम जो असेंबली थी, वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स, यानी ये जो है रिच, पावरफुल लैंड ओनर और मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। Many of these local assemblies continue to function for centuries. इनमें से बहुत सारी लोकल असेंबलीज थी जो कि सेंचुरी तक चली। ठीक है, यानी कि हमने देखा बहुत सारी क्या थी? असेंबलीज थी, जो कि उन असेंबलीज को कौन कंट्रोल करता था? संभवतः ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग होते थे, जो पावरफुल लैंड ओनर्स होते थे और जो मर्चेंट्स होते थे, वही इनको कंट्रोल करते थे। अब देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, जो आम आदमी था वो कैसा था किंगडम में। वी कैन कैच एन occasional glimpse of the lives of ordinary people from place in other accounts. देखो, वी कैन कैच मतलब मिलना, एंड ओकेशनल मतलब कदाचित, ओकेशनल मतलब कभी-कभी। कभी-कभी ये हमको जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हमको ओकेशनली ग्लिम्प्स मिलता था, कहाँ से? प्लेस से, नाटक से या अदर अकाउंट, जो अदर इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है? हम बोल सकते हैं आम आदमी के जीवन की थोड़ी बहुत जो ग्लिम्प्स थी, हमें प्लेस यानी कि नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस, इनमें से कुछ देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट यानी कि राजा का जो दरबार था, तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के डिपिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे यार, ठीक है ना? उनकी लाइफ में मतलब जो भी राज दरबार का लाइफ होता था, उसको डिपिक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज़ प्लेज़, ये जो सारे नाटक थे, इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या था कि द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज़ स्पीकिंग संस्कृत, व्हाइल वुमेन एंड मेन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज़ प्राकृत। तो जो कालिदास की जो डिपिक्टिंग, जो लाइव डिपिक्टिंग प्लेस हैं, उनमें क्या दिखा है? इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो राजा होते थे और जो ज़्यादातर जो ब्राह्मण होते थे, वो संस्कृत बोलते थे। जबकि जो वुमेन्स होती थी और मेन होते थे, राजा और ब्राह्मण के अलावा, वो प्राकृत लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होती थी प्राकृत, वो यूज़ करते थे, वो बोलते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजान शाकुंतलम इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड शाकुंतला। तो उनका सबसे फेमस नाटक या प्ले, प्ले मतलब नाटक होता है, ठीक? उनका सबसे फेमस नाटक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक स्टोरी है। किसके रिलेटेड स्टोरी है? वो एक राजा थे, दुष्यंत जिनका नाम था, और एक एक वुमेन्स थी, यंग वुमेन थी, जिनका नाम था शकुंतला। ठीक है? ये जो स्टोरी है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो प्ले है, ये एक राजा, दुष्यंत राजा, और एक वुमेन शकुंतला की लव स्टोरी की कहानी है इसमें। उन दोनों के लव के बारे में एक पूरी कहानी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द plight ऑफ अ पुअर फिशरमैन डिस्प्ले। plight मतलब दुर्दशा या कंडीशन या स्थिति। यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे आगे बोलता है कि यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया है, अभी हम देखते हैं। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लाइट ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन द प्ले। उस नाटक में एक पुअर मैन है, उनके साथ लोग राजा की जो आर्मी होती है, यानी जो गेट मैन होता है या पुलिस वाले होते हैं, वो कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, अभी इसमें हम देखते हैं। ठीक है? The Chinese pilgrim Faxian noted the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty. माइटी मतलब ताकतवर लोग, ठीक है? और प्लाइट का मतलब होता है स्थिति या दुर्गति। तो जो चाइनीज पिलग्रिम फाक्सियान था, उस उसने नोटिस किया या उसका ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, जिन्हें हाई और माइटी लोग क्या करते थे? अनटचेबल ट्रीट करते थे, अछूत ट्रीट करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। जो अनटचेबल लोग थे, उनको सिटी के आउटस्कर्ट मतलब बाहर, जो सिटी होती थी उसके बाहर रहना पड़ता था। ही राइट्स, आगे वो लिखते हैं कि इफ सच अ मैन एंटर अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, कि अगर ऐसा आदमी, यानी एक अनटचेबल आदमी, अगर टाउन में या मार्केट प्लेस पे इंटर करता है, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, एक पीस ऑफ वुड पे वो स्ट्राइक करता है, मतलब उसको बजाता है, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो लोगों से सेपरेट रह सके, अलग रह सके, गलती से कोई इसको टच ना कर पाए। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। तो जो लोग इसको सुनते थे, वो इसका मतलब समझ जाते थे कि कोई अछूत क्लास का आ रहा है, और वो
टच नहीं करना चाहते थे, अवॉइड करते थे, उनको टच करना अवॉइड करते थे और रास्ते से हट जाते थे। ठीक है? इट मीन्स एन अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। यानी कि जैसे ही कोई भी एक अनटचेबल फैमिली का या कोई भी एक बंदा आता था या कोई भी मतलब अनटचेबल या अछूत क्लास का कोई भी आता था, वो क्या करता था, एक लकड़ी का वो गुटका लेता था, इतना बड़ा पीस उसको बजाता था। उस साउंड से लोग समझ जाते थे कि कौन आ रहा है, तो रास्ते से हट जाते थे। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो एक जगह बाणभट्ट द्वारा जो राजा की आर्मी थी जो कि अभियान पे निकलती है, उस सेना का बहुत बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे हम सोर्स बॉक्स में देख लेते हैं कि एक स्टोरी क्या आती है, फिशरमैन फाइंड अ रिंग। एक फिशरमैन होता है यानी कि एक मछुआरा होता है जो कि एक उसको अंगूठी मिलती है। अब फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग which the king had given to शकुंतला but which had been accidentally swallowed by fish। swallowed मतलब निगल जाना। तो एक फिशरमैन होता है, उसको बहुत ही कीमती प्रीशियस मतलब कीमती अंगूठी मिलती है, रिंग यानी कि अंगूठी मिलती है। विद द किंग हैड गिवन टू सकन, जो अंगूठी की जो अंगूठी यानी कि फिशरमैन को जो अंगूठी मिलती है दोस्तों, उस वो अंगूठी राजा ने शकुंतला को दिया था। बट गलती से वो क्या हुआ, एक्सीडेंटली एक फिश ने उसको निगल लिया था। व्हेन ही वेंट टू द विन द प्लेस विद इट, द गेटमैन अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। जब वह गेट पे पहुंचता है, राजा के राज दरबार के गेट पे पहुंचता है, तो जो गेटमैन होता है वो इल्जाम लगाता है कि इसने चुरा लिया। एंड द चीफ पुलिस अफसर वाज रादर रूड, बट जो चीफ पुलिस अफसर था वो बहुत ज्यादा रूडली, बहुत दुर्व्यवहार कर रहा था उससे। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट अ रिवार्ड फॉर द फिशर। बट हाउएवर फिर भी जब राजा था ना, वो जैसे उसको पता चलता है, जैसे वो देखता है रिंग को, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उस फिशरमैन को रिवार्ड देता है, भेजता है। देन तब द पुलिस अफसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड। जो पुलिस अफसर थे और पुलिस अफसर जो था और जो गेटमैन था, उसने डिसाइड करते हैं कि जैसे वो रिवार्ड पहले किसके थ्रू जाएगा, उस फिशरमैन के फिशर जैसे कि राजा तो डायरेक्ट फिशरमैन को देगा नहीं, तो राजा क्या किया, पुलिसमैन को दिया। पुलिसमैन जाएगा गेटमैन के पास, तो जाके फाइनली किसके पास पहुंचता रिवार्ड, उस फिशरमैन के पास जो फिशरमैन था। तो जो पुलिस अफसर था, वो गेटमैन, तो डिसाइड करते हैं कि आधा आधा हम बांट लेंगे, उसके बाद जो रिवार्ड बचेगा यानी कि जो आधा रिवार्ड उसको देंगे, आधा हम ले लेंगे। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। अब इस चाल से वे क्या करते हैं, फिशरमैन को ड्रिंक के लिए ले जाते हैं। दूसरे सोर्स बॉक्स में देखते हैं, द किंग्स आर्मी, राजा की आर्मी। द किंग ट्रेवल विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जो राजा था वो ट्रेवल करता था, उसके पास बहुत एनॉर्मस अमाउंट मतलब बहुत सारा जो है कि उसके पास इक्विपमेंट आता था। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स पैन्स फर्नीचर गोल्डन फूड स्टूल्स फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट deer rabbits vegetables spices carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephant। तो अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, पहले तो हम ये सोचते हैं ना कि जैसे कि जो राजा रहेगा सीधी सी बात केवल वेपन्स जाएंगे उसके साथ, नहीं। वेपन्स के अलावा बहुत सारी डेली की यूज की चीजें होती है, जैसे कि पॉट्स पैन फर्नीचर गोल्डन फूड स्टूल्स। यानी गोल्डन फूड स्टूल यानी कि सोने का फूड स्टूल रहता था, पैर रखने वाला सोने का स्टूल। फूड खाने की चीजें जैसे कि एनिमल्स में आ गए गोट डियर रैबिट्स और फिर वेजिटेबल्स जैसे कि स्पाइसेस आ गई। ये सब वे कार्ट पे ले जाते थे यानी कि गाड़ी पे ले जाते थे, जो गाड़ी जानवरों एनिमल द्वारा खींची जाती थी। या पैक एनिमल यानी कि जैसे कैमल हो गया एलिफेंट हो गया, उनके ऊपर रख के ले जाते थे। दिस ह्यूज आर्मी वाज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न एंड ट्रम्पेट्स। जो ये ह्यूज आर्मी होती थी राजा की, ये अकम्पनी की जाती थी। अकम्पनी मतलब इनके साथ पीछे पीछे और कौन रहता था कि इनके साथ चल यानी कि ये राजा का ग्रुप हो गया पूरा खाने पीने का पूरा। तो यहाँ पे अकम्पनी की जाती थी, यहाँ पे और कौन होते थे, म्यूजिशियन होते थे जो कि ड्रम बजाते थे, और जो कि कुछ और होते थे जो कि हॉर्न बजाते थे और कुछ ट्रम्पेट्स बजाते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। यानी कि जो भी विलेज रास्ते में आते थे, यानी राजा जब ऐसे पास होते थे, इस विलेज जो जो भी विलेज इसके रास्ते में आते थे, उनको हॉस्पिटैलिटी देना पड़ता था, यानी सम्मान देना पड़ता था, स्वागत करना पड़ता था राजा का। दे केम विद गिफ्ट ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉर द एनिमल्स। तो और क्या करते थे, जो विलेजर्स होते थे वो राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, जैसे कर्ड यानी कि दही लाते थे, गुड़ लाते थे और फ्लावर लाते थे। एंड प्रोवाइडेड फॉर फॉर द एनिमल, जो एनिमल्स होते थे यानी जो एलिफेंट होती थी, जो कैमल होती थी, उनके लिए खाने की चीजें लाते थे, ठीक है, चारा लाते थे। दे आल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और वो राजा से मिलने की भी कोशिश करते थे। एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशन बिफोर हिम, और उनके सामने जो भी कंप्लेंट्स होता था, पिटिशन होता था, उनके सामने रखते थे राजा के। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड।
यहाँ पर ट्रेलेट यानी कि जब कोई जाति से कभी आज के टाइम में आप देखते हो कोई बाजी जाती है तो पीछे क्या है बहुत ज़्यादा धूल आता है उसको ट्रेल यहाँ पे बोला गया, ठीक है? तो आर्मी जब एक जगह से जाती थी उसके पीछे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता था, बहुत ज़्यादा तहस-नहस, टूट-फूट होता था, क्यों? एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स एंड द ऑक्सन योक टू द caravans of merchants ran away scared by the tumult। tumult मतलब होता है हलचल। ट्रैम्पल डाउन यानी कि पैरों से कुचल देना। तो हमने क्या देखा जब एक आर्मी जाती थी बहुत सारा उसके पीछे जो है कि एक निशानी एक डिस्ट्रक्शन का एक निशानी छोड़ जाती थी। तो एलिफेंट क्या करते थे नॉर्मली ये जो विलेजर्स के हट्स होते जो उनकी झोपड़ियाँ होती थी उसको ये कुचल डालते थे। और जो मर्चेंट्स यानी जो व्यापारियों के काफ़िलों में जो जूते बैल होते थे यानी कि जो ऑक्सिन योक्ड होते थे वे इस हलचल से जो हलचल होता था इससे डर कर भाग जाते थे। और आगे बाणभट्ट लिखते हैं एज़ बाणभट्ट सेज आगे लिखते हैं कि बोलते हैं द होल वर्ल्ड वाज़ स्वैलोड अप इन डस्ट। स्वैलोड का यहाँ पे मतलब स्वैलोड का मतलब है कि डूब जाना, ठीक है? तो बाणभट्ट आगे बोलते हैं कि पूरी जो दुनिया होती है वो डस्ट में धूल में डूब जाती है। पूरी दुनिया का मतलब जिस एरिया से ये राजा जो है कि राजा की आर्मी जिस एरिया से जा रही है वो पूरी दुनिया जो है कि धूल में डूब जाती थी। इल्सवेयर देखते हैं कि पहले देख लेते हैं अरेबिया कहाँ है। यहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो हमने देख लिया अरेबिया कहाँ पे है। तो आगे देखते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ डिज़र्ट यानी ऑल्दो अरेबिया इज़ अ डिज़र्ट, अरेबिया जो है एक डिज़र्ट है, एक रेगिस्तान है या मरुस्थल है। इट वाज़ एट द हब ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज़। यानी कि यह मरुस्थल होते हुए भी अरब जो था वो यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अब आप कम्युनिकेशन है कि यहाँ पे यातायात का बात हो रहा है। इन फैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इनफैक्ट क्या हुआ कि जो अरब मर्चेंट्स और सेलर थे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, जो सी ट्रेड होता था इंडिया और यूरोप के बीच में जो सी ट्रेड होता था उसमें अरब के जो मर्चेंट और सेलर थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अदर्स हु लाइव इन अरेबिया वर द बेदुइन्स। दूसरे लोग जो रहते थे अरेबिया में क्या थे, बेदुइन्स थे। बेदुइन्स कौन थे, पेस्टोरल ट्राइब्स थी। जो बेदुइन्स लोग थे क्या थे, पेस्टोरल ट्राइब्स। पेस्टोरल ट्राइब्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे से घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे से जाते रहते हैं। डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स, हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द वाटर। नॉर्मली ये किस पे डिपेंड रहते थे, कैमल्स पे डिपेंड रहते थे, क्योंकि हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द, यानी कि कैमल्स ही जो ऊंट होते हैं केवल यही एक एनिमल्स होते हैं जो कि डिजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। अराउंड 1400 ईयर्स को आज से लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद से प्रॉफिट यानी कि पैगंबर पैगंबर मोहम्मद ने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, अरेबिया में। वो रिलीजन कौन सा था, इस्लाम। यानी कि आज से 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने एक नया रिलीजन इस्लाम इंट्रोड्यूस किया अरेबिया में। लाइक क्रिश्चियनिटी इस्लाम वाज अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी थी उसकी तरह इस्लाम भी एक रिलीजन था दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। जिसने बोल इसने यहाँ पे करने का मतलब है कि जो इस्लाम भी एक ऐसा रिलीजन था क्रिश्चियनिटी की तरह जो भी यह बोलता था कि सारे लोग जो हैं अल्लाह के सामने छोटे हैं। यानी अल्लाह जो है सुप्रीम है, दी वन सुप्रीम गॉड। ठीक है, यहाँ पे कहने का सेंस है कि जो इस्लाम है उसमें भी बोला गया है कि अल्लाह सर्वोपरि है, सुप्रीम अल्लाह है, उसके नीचे सारे हैं। हियर इज अ वर्स फ्रॉम कुरान। यहाँ पे कुरान का एक वर्स है, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। कुरान क्या है, इस्लाम की सेक्रेड बुक है, पवित्र बुक है। फॉर मुस्लिम मेन एंड वुमेन, मुस्लिम मेन एंड वुमेन, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's remembrance. For them has Allah prepared forgiveness and great reward. डियोट मतलब जो भक्त। तो मुसलमान जो मुस्लिम यहाँ पे बोला कि फॉर मुस्लिम मेन वुमेन यानी कि मुसलमान स्त्रियों पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, और डियोटी यानी कि भक्त स्त्रियों पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों पुरुषों के लिए, और पेशेंस यानी कि धैर्यवान स्त्रियों और धैर्यवान और कांस्टेंट यानी कि अपने मन पे कंट्रोल करने वाले रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए। और आगे बोलता है कि फॉर मेन एंड वुमेन हु हम्बल देमसेल्व्स, वे स्त्री पुरुष जो खुद में क्या है, हम्बल है, उनके लिए। फॉर मेन एंड वुमेन हु गिव इन चैरिटी, चैरिटी मतलब जो दान देते हैं, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए। फॉर मेन एंड वुमेन हु फास्ट, फास्ट रखने वाले, फास्ट मतलब व्रत रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए। मेन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चैस्टिटी, चैस्टिटी मतलब होता है शुद्धता।
यानी ऐसे पुरुष और स्त्री जो कि अपने शुद्ध हों। गार्ड दिया चैस्टिटी, यानी कि अपनी शुद्धता जो है उसको बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, एंड फॉर मेन एंड वुमेन हु एंगेज मच इन अल्लाह's रिमेम्बरेंस। ऐसे रिमेम्बरेंस मतलब स्मरण करना, याद करना, और ऐसे स्त्री पुरुष जो अल्लाह के याद कर रहे हों, फॉर देम हैज अल्लाह प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवार्ड। अल्लाह ने इन सब के लिए ही फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा और रिवार्ड रखा है। Within 100 years, Islam spread to North Africa, Spain, Iran, and India. Arab sailors who were already familiar with the coastal settlement of the subcontinent now brought the new religion with them. तो विदिन 100 years ऑफ इस्लाम जब इंट्रोड्यूस हुआ आज से 1400 साल पहले, और आज से 1300 साल पहले के बीच में, इसी अंतराल में 100 साल के अंदर भीतर ही क्या हुआ, ये नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया में क्या हुआ, स्प्रेड हो गया। अरब सेलर्स हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट, जो अरब सेलर थे जो कि कोस्टल सेटलमेंट से ऑलरेडी फैमिलियर थे अपने सब कंटिनेंट के, नाउ ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद देम, अपने साथ अब वो क्या किए, नया रिलीजन लेके आए। अरब सोल्जर्स कॉन्क्रीट सिंध, जो अरब सोल्जर्स थे उन्होंने सिंध को कॉन्क्रीट कर लिया अबाउट 13 ईयर्स 100 ईयर्स को, आज से लगभग 1300 साल पहले। यानी कि जो अरब थे, जो इस्लाम जब आया आज से 1400 साल पहले, कब आया? 1400 साल पहले। तो 1400 आज से 1300 साल पहले, यानी कि इस 100 साल के भीतर क्या हुआ, जो इस्लाम था वो कहाँ-कहाँ पे फैल गया? अरेबिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ये फिर फैल गया नॉर्थ अफ्रीका में, उसके बाद स्पेन में भी ये फैल गया, फिर ईरान में भी ये फैल गया और इंडिया में भी फैल गया। फिर जो इंडिया के कोस्टल एरिया, जो कोस्टल सेटलमेंट था, यानी कोस्टल एरिया में जो रह रहे थे, यहाँ से जो अरब ट्रेडर्स थे, जो अरब मर्चेंट थे, अरब व्यापारी या सेलर जो थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट के कोस्टल सेटलमेंट से ऑलरेडी परिचित थे, ये अपने साथ क्या किए, इस्लाम को लेके आए। इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, और आज से 1300 साल पहले क्या हुआ, यहाँ को जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने सिंध जीत लिया। ठीक। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।